दोस्तों मैं हूं कोटा से आप सबका दोस्त सिराज अहमद। जैसा कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज आया हुआ था ये जो कोटा कलेक्ट्रेट पे जो धरना चल रहा है 18 फरवरी से जेके के मजदूरों का, तो उसके सिलसिले में कुछ नया क्या डेवलपमेंट हुआ तो उस बारे में मैं जानकारी लेना आया था। मैं थोड़ा सा इसके बारे में समरी आपको दे देता हूँ, थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ कि 27 साल पहले जेके फैक्ट्री बंद हो गई थी। उस टाइम मजदूरों का 4200 मजदूरों का पैसा उस पर बकाया था। बाद में जो अराफात सरकार ने इस शर्त के आधार पे अराफात को चलाने के लिए फैक्ट्री दी कि वो मजदूरों का बकाया भुगतान भी करेगा और बेरोजगार मजदूरों को वापस रोजगार भी देगा। तो लेकिन ये हुआ नहीं। वो जो अराफात था वो इनके जो पैसा भी खा गया और इसके अलावा मशीनों को खुर्द-बुर्द करके और यहाँ से वो फरार हो गया। अब इसमें बहुत सारे जो बड़े लोग थे उस टाइम के अभी भी जो हैं उनकी मिली भगत थी। तो ये सारी बातें हैं। तो इनकी जो मांगे हैं जेके फैक्ट्री के मजदूरों की, एक तो इससे पहले ये बता दूं कि इन्होंने केस लड़ा। केस हाई कोर्ट में हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इनके पक्ष में फैसला आया है और उस बात को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन 2 साल से उस फैसले पे कोई अमल नहीं हो पाया। कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन सरकार की तरफ से ये नहीं हो पाया। तो उस बात को लेके बीच बीच में ये यहाँ पे प्रदर्शन करते रहे। अब 18 फरवरी से परमानेंट धरने पे बैठे हुए हैं जब तक इनका भुगतान नहीं हो जाता। तो 3-4 जो मुख्य मांगे हैं वो इस तरह से है कि एक तो भुगतान की जो मुख्य मांग है वो है 250 से 500 करोड़ के बीच में। इसके अलावा जो फैक्ट्री को दोबारा चालू करे सरकार, और जो बेरोजगार मजदूर हैं तो उनको रोज़गार दे। तो इस तरह से इनकी 3-4 जो मांगे हैं। और इसमें क्या है कि बहुत सारे जो यहाँ के बड़े लोग हैं जेके की ज़मीन पे उनकी जिद की नज़र गड़ी हुई है। तो उस फैक्ट्री की ज़मीन को बचाने का मामला भी ये साथ में लेके चल रहे हैं कि किसी तरह से ये पूंजीपतियों के और ये जो भूमाफियाओं के हाथ में ये ज़मीन जाने से बची रहे। तो आज 48वां दिन है और इन 48 दिनों के बीच में बहुत सारे जो बीजेपी और आरएसएस के संगठनों के अलावा जो संगठन है राजनीतिक या जो सामाजिक या जो जनवादी विचारधारा से जुड़े हुए वामपंथी दल और मजदूर संगठन और ट्रेड यूनियन, ये सब इनको समर्थन देने के लिए बीच बीच में आ चुके हैं। सांगोद के एक कौन थे वो मेघवाल जी, धन्नालाल मेघवाल, उन्होंने आवरण अनशन पे बैठने की भी चेतावनी दे डाली है प्रशासन को अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं। इसी तरह से अब 8 तारीख को यानी जिस दिन धरने का 50वां दिन हो जाएगा, आज 48वां दिन है, तो कॉमरेड अमरा राम जी जो सीकर के सांसद हैं वो यहाँ पे इनको समर्थन देने के लिए आने वाले हैं और उसकी तैयारी में ये लगे हुए हैं। इस बीच में प्रशासन का कोई आदमी भी यहाँ पे आया बताया इनसे मुलाकात करने। तो इन सब चीज़ों को लेके और हबीब भाई और ये उमाशंकर जी हैं जो इस धरने के संचालक हैं, ये दोनों बराबर यहाँ तक धरने को लेके आए हैं। नरेंद्र सिंह जी हैं। तो इन सब की कोशिशों से धरना आज 48वें दिन पूरा कर चुका है। प्रशासन की तरफ से कौन आया, उससे क्या बात हुई और जो मैं बताने से जो रह गई मेरे से, तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए मैं हबीब भाई उमाशंकर जी, हबीब भाई, और कुछ बताने से जो रह गया वो प्रशासन का आदमी आया था वो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है और करीबन सभी बातें बता चुके हैं। और निश्चित रूप से अब यह है कि हमारी जो मुख्य मांग है कि जेके की भूमि जो दी गई थी अराफात को और जेके सिंघानिया को, वो दोनों में शर्त ये थी कि फैक्ट्री के या उद्योग लगेंगे, उद्योग चलाने के बाद जमीन वहाँ से सरकारी हो जाती है ऑटोमेटिक। लेकिन इन्होंने जो लीज दी अराफात को दी उसमें लिखा है कि अराफात को लीज इसलिए दी जा रही है क्योंकि अराफात फैक्ट्री चलाएगा और नहीं चलाएगा, यदि सत्य फैक्ट्री चलाएगा और क्या नाम है नहीं चलाएगा तो उसको आप जमीन ले लेंगे वापस। लेकिन अभी तक भी 2008 से फैक्ट्री मशीनें ले चुका है, मशीन खाली है और 2018 में लैंड उसको चेंज करवा लिया इसलिए बेचने के लिए अराफात ने। इसलिए हमें ये पता लगा कि ये तो खराब है सरकार की, इसके अराफात की दोनों मिलती दोनों मिली भगत है। इसको भू माफियाओं का निगाह थी, इस पर सरकार की निगाह थी, तो हमने उसको रोका। सुप्रीम कोर्ट में जाके रुकी वो और उसको निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ी सफलता मिली सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैक्ट्री ही चले यहाँ पर
जनहित में फैसला हो, मजदूर रोजगार मिले और मजदूरों का बकाया वेतन के लिए सरकार पे इसकी व्यवस्था करे। सरकार को आदेश दिए सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आज पालन, यही मकसद है कि हमारे फैक्ट्री उद्योग चले, कोटा का विकास हो, देश का विकास हो। हमारी मकसद लगभग 1.5 महीने के बाद में प्रशासन का कोई आदमी आया था आपसे मिलने, बात करने, उससे क्या बात हुई और वो क्यों उन्होंने भेजा? उमाशंकर जी, ऐसा घंटे काटू नहीं है हमारे पास में। जब से हम धरना चलाने हैं, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कलेक्टर साहब से हमारी बात हो और रूबरू हम अपनी बात उनके सामने रखें कि क्या कारण है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभी 2 साल गुजरने को हो रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने ना तो उस लैंड यूज जो सरकार के पक्ष में की गई थी, और उनके मंत्री महोदय ने भी यही कहा कि ये ज़मीन हमारी है और हमने किराए पे दी है, तो वो जो ज़मीन किराए पे दी है 2007 के बाद में एक कारखाना सुनियोजित ढंग से बंद कर दिया था। एक ड्रायर को जला करके और सुनियोजित ढंग से बंद कर दिया। हमने एक कारखाना CITU ने जब ये समझौता हुआ था 9/10/2002 को, हमने स्पष्ट एक तरीके से पूरा सेक्रीफाइस किया था कि किसी न किसी तरीके से एक कोटा के कारखाने चले, इसलिए हमने 50% बेच और 50% छक्के। एक तरीके से उसने जो भी कहा कि हम कोटा के कारखाने को चलाएंगे, ये हमारा प्रैक्टिकल था कि भाई कारखाने चल जाएंगे तो भविष्य में लोगों को रोजगार मिलना शुरू होगा। इसलिए हमने सारी उस बात को मानते हुए और उन्होंने समझौता किया, और 7/1/2005 के आदेश के बाद जो आईफर का आदेश था उसमें स्पष्ट वर्णित था कि इनका जो 1019.69 करोड़ रुपए इनका उस समय बनता था 2005-4 में जब हमारा समझौता हुआ, इनकी देनदारियाँ 610.36 करोड़ रुपए इनको देना था। यानी सीधा 610 करोड़ 605 करोड़ रुपए इनको उस समय फ़ायदा मिल रहा, और इन्होंने यही भुगतान किया। इसके बाद भी ये जो कारखाने दिए गए थे, क्योंकि बीमार उद्योग था, इसमें बहुत सारी छूट थी, चाहे कस्टम हो, चाहे एक्साइज हो, चाहे इसमें अराफात ने बहुत बड़ी छूट ली है, करोड़ों रुपए कमाए। इसके बाद इस मालिक का एक नहीं भरा। इसके बाद सुनियोजित ढंग से इसने 2007 नवंबर में दायर को जला दिया, और दायर को जलाने के बाद पेपरों के माध्यम से करने लगा कि भाई पुराने कारखाने नहीं चलेंगे। कारखाने जब नहीं चलेंगे तो हमने जिला कलेक्टर महोदय जो यहाँ के अध्यक्ष, तो विधानसभा में ध्यानाकर्षण कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष से हमने पेपरों के माध्यम से, ज्ञापनों के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमने उन्हें बहुत आगाह किया कि ये कारखाने नहीं चला रहा और मशीनों को खुट-बुट कर रहा है, काट करके खोल कर लिए जा रहा है, इस पर तत्काल प्रभाव से रोका जाता है। लेकिन उस समय हमारी बातों को कलेक्टर महोदय ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और जबकि उनके पास पूरा पावर था, क्योंकि जो ज़मीन दी गई थी, तो ज़मीन शर्तों के आधार पर दी गई थी। जब 1 यूनिट चलाया था उस समय ज़मीन का, जब 2007 में इसको लीज डीड ट्रांसफ़र हुई थी, उस समय CITU की यूनियन ने कहा था कि भाई ये आप कारखाने चलाने के लिए दे रहे हो। हमारा समझौता था 1 वर्ष में पूरे कारखाने चलेंगे, 2100 आदमियों को रोजगार मिलेगा, बाकी 1 महीने के अंदर किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, उनको जो है साथ दे दिया जाएगा। और उसके साथ साथ 3 साल बाद जो हम आपका सेक्रीफाइसेस किया है, उसके अलावा हम 4 घंटे आपको एक्स्ट्रा काम दे रहे हैं, यानी 12 घंटे की नौकरी हम कर रहे हैं। 3 साल बाद हम बैठ के बातचीत करेंगे और इसमें 8 घंटे का शेड्यूल बना करके फिर हम कारखाने को चलाएंगे। ये पूरी बातचीत हुई, लेकिन इसके बाद कलेक्टर को जब मैंने सारी चीज़ें समझाई कहीं, लेकिन कलेक्टर के थ्रू तक नहीं गई। 2008 में हमारी मीटिंग चली थी। मीटिंग चलने में वो 9वीं मीटिंग या 8वीं मीटिंग थी, इसमें हमारी यूनियन की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से, और जो सरकार के नुमाइंदे बैठे थे, अध्यक्ष जी, SP साहब और कारखाना बोले इंस्पेक्टर और श्रम विभाग जो इनके सदस्य हैं, वो सेक्रेटरी, इनसे हमने स्पष्ट कहा था कि कारखाना चलाना नहीं चाहता, एक कारखाने को काट करके खोल करके ले जाना चाहता है। इसलिए आप तत्काल प्रभाव से इस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाइए, और जो मशीनें को खुर्द-बुर्द कर रहा है उसको खुर्द-बुर्द करने से रोकिए, और एक विजिट कीजिए जिसमें यूनियन के एक साथी हमारे होंगे,
उसके बाद कहने के बाद भी विजिट नहीं किया, PFIR से आदेश। उसके बाद हमने विजिट किया और हमने अपनी कंप्लेन 2010 में सारी चीज़ लिख करके दी। लेकिन आज जो दायित्व शासक बैठा हुआ है, जो कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं यहाँ कोटा के, जो अध्यक्ष थे, सारी की सारी जो घटनाक्रम गुजरा इनकी आँख के नीचे से गुजरा। इनको लगा था CIT आगाह करती रही, ये आप जो काम कर रहे हो गलत है, मशीनें निकालना है। हमने गाड़ियाँ रोकी, घंटा हमने गाड़ियाँ रोकी, गाड़ियों से बात किया। उन्हें कहा ये गाड़ियाँ जो भवानी सिंह राजावत और जो MLA थे उनकी सारी गाड़ियाँ हैं। हमने गाड़ियों को पैदल भेजा और जो गाड़ी खाली नहीं उसको थाने पे भेज दिया। मैंने कहा गाड़ी खाली होगी। ये सारा घटनाक्रम इनको हम बताते हैं, लेकिन चूँकि सरकार और ये प्रशासक ये मिली भगत करके और विशेष तौर से इसमें तो सरकार का और कोटा कलेक्टर जो यहाँ के प्रतिनिधि अध्यक्ष प्रशासक की तरफ से उनकी जिम्मेदारी थी और श्रम मंत्री की, तो 2005 में जिन्होंने ध्यानाकर्षण कमेटी में प्रस्ताव को पारित किया था, उसकी सबसे बड़ी गलती है। और लगातार हमने उनसे एक बात कही। इसके बाद 2014 में वो चेते, इसका भी माननीय हरमोहन शर्मा ने क्वेश्चन उठाया था 2014 में, जब उन्होंने एक कमेटी बनाई और ये विजिट करने जाएंगे, ये देखेंगे सारी चीज़। लेकिन 2014 की जो तारीख है, अप्रैल महीने की तारीख थी, तो मुझे कन्फर्म याद नहीं, उसमें जैसे हम लोग आए अपने दस्तावेज लेकर के पूरे, उसे पता लगा 1 घंटे बाद डोमिनिक कदम जो इनके इंचार्ज बन रहे भाई जिंदर सिंह को, जब हमारी बातचीत हुई तो बातचीत में उन्होंने कहा भाई आज इनका एक मैनेजर जो चला गया कानपुर, इसलिए ये आज नहीं हो पाएगी। उसके बाद उस दिन का दिन है, आज का दिन है, ना तो उन्होंने कोई विजिट का लेटर दिया, ना उन्होंने बताया कि हमने कोई विजिट किया है और उसमें हमने कारखाने में ये चीज़ पाई है, ये चीज़ नहीं पाई। आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया। उसी बात को हरमोहन शर्मा ने उठाया, कहा था कि अगर आपकी कमेटी बनी थी तो उस कमेटी में आपने दिया क्यों नहीं, आज तक क्या किया। तो टोटल मिला के सरकार ये नुमाइंदे, ये जो बड़ी ज़मीन है कोटा का हार्ड है, जो बहुत कीमती ज़मीन है, उस कीमती ज़मीन को हजम करना चाहते हैं, कौड़ियों के दाम लेना चाहते हैं। लेकिन ये CIT ने ठान लिया है लाल झंडे ने कि इसको हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। जब तक मजदूरों का वाजिब हक का नहीं दिलाओगे, उनकी जो मांग है वाजिब, एक तो कारखाना चले, नए सिरे से नए प्रमोटर की तलाश करो, और जो मालिक है अराफात पेट्रोकेमिकल्स, इसका समय गुजर चुका है, इसको तुरंत प्रभाव से कोटा से गुजरात के लिए बिल्कुल ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। और जो मशीनें खोल के ले गया है, बेचा है, इसको गिरफ्तार करके FIR दर्ज करके, हमारी FIR दर्ज FIR लगी हुई है, दर्ज करके और तुरंत प्रभाव से इससे पूछताछ करे और पूछताछ करके इससे मशीनें मंगवाए और कारखाने को चले। और जो मजदूरों की मांग है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, इनका 2001 में 250 करोड़ रुपए के लगभग बनता था, क्योंकि इन्होंने इस संस्थान को चलाने के लिए आंशिक पेमेंट को स्वीकार किया है, आंशिक पेमेंट लिया है, इसलिए इनका अभी तक 500 करोड़ से ऊपर बन रहा है, उसको भुगतान किया जाए और इस कारखाने को चलाया जाए, ताकि कोटा में और पूरी हड़ौती में जो बेरोजगार युवक है उसको रोजगार मिले और इस सरकार का भी कुछ खजाना में पैसे जावे। ये हमारी मांग है। अच्छा, किस तरह की तैयारी है? तैयारी हम कहते हैं सब परिवार से लोग आए यहाँ पर, के सब सुने उनको, और हमारे हक की लड़ाई जो है जैसे बनेगा देशव्यापी एक आंदोलन होगा, देशव्यापी में सब देश के अंदर चर्चा होगी कि ऐसे लोग जो है जो अभी हमारे देश के अंदर अभी ऐसे लोग हैं बदलाव करने वाली पार्टियाँ हैं, चाहते हैं गरीबों को मजदूरों को हक मिले, तो इसलिए उनका मकसद यही है, हमारा मकसद है हर आज गरीब को, हर रोजगार को रोजगार मिले, काम मिले, ये हमारा मकसद है। ये जेके मकसद नहीं है हमारा, जेके सब देश का मकसद है, वो हक उठाए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे इस वीडियो में कि 48वां दिन इनको हो गया। सबसे बड़ी जो लड़ाई है, वैसे इनको वो तो वेतन तो मिले ही मिले, भुगतान इनका हो, फैक्ट्री भी दोबारा चले, लेकिन सबसे बड़ी जो लड़ाई आज के दौर में जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि ये जो जेके की जो देश कीमती ज़मीन है हज़ारों करोड़ रुपए की,
ये प्राइम लोकेशन पे आ गई है, कोटा के बिल्कुल बीच में, यानी कोटा के चारों तरफ, इस फैक्ट्री के चारों तरफ आबादी बनी हुई है और ये सेंटर में फैक्ट्री आ गई है। तो ये जो यहाँ के जो जिम्मेदार बड़े बड़े जो नेता हैं, जो मंत्री, जो यहाँ तक के इसकी जो स्पीकर साहब जो हमारे हैं ओम बिरला साहब, तो उन तक भी और उनके पीछे भी जो केंद्र मंत्री, जो गृह मंत्री हैं केंद्र के, अमित शाह, और उनका जो बेटा है, तो वहाँ तक इसकी जो आरोप प्रत्यारोप है वहाँ तक पहुँचते हैं कि उनकी इस ज़मीन पे निगाह है। लेकिन चूँकि अब हमारे पास तो कोई सबूत है नहीं कि जो सुनी सुनाई बातें हम तो बता रहे हैं, इसलिए पुष्टि नहीं करेंगे हम। लेकिन फिर भी जो बताया जा रहा है, जिस तरह की चर्चा लोगों में रहती है कि ओम बिरला साहब को लेके, अमित शाह जी को लेके, वो तमाम तरह के जो इसी तरह के जो कानून बनते हुए आ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं शक की सुई उन पर घूमती जरूर है। इसी के साथ शुक्रिया।